बच्चों सेक्शन फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो इन विच ज्वाइन ऑफ, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 -1 और 4 -5 2। हमें बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन को इसने, ये क्या चीज़ है, अभी परेशान नहीं होना, ये क्या चीज़ है अभी बिल्कुल नहीं सोचना है क्या है ये कुछ है। 3 डायमेंशन में कोई एक फिगर बनेगा, वो हम लोग आने वाले समय में, जब सही समय आएगा हमें समझ में आ जाएगा, हमें खुद पता हो जाएगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये कोई भी कर्व है, कुछ भी है, मान लो ऐसा है कुछ, 3 डायमेंशन में ऐसा कुछ बनेगा ये। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना है कि क्या चीज़ है, क्योंकि उसको जान के कोई हमारा काम बन जाएगा और नहीं जानने से काम रुक जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मान लो ऐसा कोई कुछ भी, ये रैंडम कोई भी एक फिगर बना लिया, मान लो ये वाला कर्व है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन बनेगी, जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर तैयार होगी, वो इसके थ्रू किस रेशियो में डिवाइड होगी। ये वाला जो कर्व है, जो भी होगा, वॉट एवर इट इज, ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट लिए थे 3 और उनसे रिलेटेड बातचीत की थी। इस बार के 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड होगी ये बताना है। किसके थ्रू, किसी एक, ये 3 डायमेंशन कोई फिगर है, इसके थ्रू। ठीक है, बस हम इतना बता दें कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो एक लाइन प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, उसका और इसका इंटरसेक्शन सिर्फ एक पॉइंट पर होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो लाइन एक बनेगी, पूरी की पूरी जो एक लाइन आएगी, दैट लाइन और ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ एक जगह पे होगा। ये अभी हम तुम्हें अपनी साइड से बता रहे हैं। आने वाले समय में तुम खुद जान जाओगे, जैसे जैसे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे तुम खुद समझ जाओगे ये क्या चीज़ है, तुम्हें खुद पता हो जाएगा सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें खुद मिल जाएगी राइट टाइम। बट अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का एप्लीकेशन बस देख रहे हैं। अच्छा, अब बताओ कि जैसे ये दोनों पॉइंट है, ये कोई भी कर्व है, ये वाला कर्व कुछ भी है, कोई भी कर्व है, ये जो हमने ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं यही कर्व है। ये दोनों पॉइंट हो सकता है इस कर्व के एक ही तरफ हो दोनों, मान लो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दोनों यही सेम साइड में। तो फिर उस केस में जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, हम एक लाइन फॉर्म करेंगे, तो फिर उस लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, आगे होगा या पीछे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तब होगा ना यहाँ पे। तो उस केस में ये वाला जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब तो यही हुआ ना कि इन दोनों के ज्वाइन को इसने किस रेशियो में डिवाइड किया। तो इसके डिवाइड करने का मतलब इस लाइन का इसके साथ जहां पर इंटरसेक्शन जनरेट होगा, उस पॉइंट ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया। लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं सी है। तो एज पर द क्वेश्चन, इसने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया, इट मींस सी ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया, ये पूछा है हमसे। तो हमें नहीं पता कि इस कर्व के ए और बी सेम साइड में होगा। अगर सेम साइड में होगा ए और बी दोनों, तो ये जो सी आएगा, ये सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, और दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है ये वाला, मान लो ये कर्व है, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, एक तरफ ए हो गया, एक तरफ बी हो गया। इस केस में जब मिलाएंगे ए और बी को, तो जो सी आएगा वो सी ए और बी के बीच में होगा। तो इस केस में सी ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा। तो हमें तो कुछ भी नहीं पता कि इसके रिस्पेक्ट में ये और ये सेम साइड में होंगे या ऑपोजिट साइड में होंगे, हमें नहीं पता। सेम साइड होंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तब उस केस में सी विल डिवाइड एक्सटर्नली, और अगर ऑपोजिट साइड में होंगे तो सी विल डिवाइड इंटरनली। किसको, ए बी को। ठीक है ना, तो हमें नहीं पता कि एक्सटर्नल डिवीजन होगा या इंटरनल डिवीजन होगा। याद करो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बोला था, अगर हमें कभी भी नहीं पता होता है कि डिवीजन कैसा होने वाला है, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो हमने क्या बोली थी लास्ट लेक्चर में बात, कोई भी एक केस मान के आगे बढ़ो। और रेशियो भी नहीं पता, हमने रेशियो के लिए क्या बोला था, क्या लेना है, λ/1 लेना है। ठीक है,
λ/1 ले लो, μ/1 ले लो, डेल्टा/1 ले लो, k/1 ले लो, कुछ भी ले लो, 1:λ भी ले सकते हो, 1:k भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस एक अननोन रखो और एक को 1 रखो, ठीक है ना। तो एक अननोन और एक 1 रख के करते हैं, और वही वैसे ही काम करेंगे जैसे लास्ट लेक्चर में करते हैं। थोड़ा सा काम तो कम से कम सेक्शन फॉर्मूला लिखने तक का काम तो वही करेंगे। तो हम क्या करें कि हम एक केस से शुरुआत करेंगे, मान लेंगे कि कोई एक केस हो रहा है, इंटरनल डिवीजन ही मान लेते हैं, और इंटरनल डिवीजन में हम मान लेते हैं कि रेशियो क्या आने वाला है, λ/1 का आने वाला है, ठीक है। मान लेंगे कि रेशियो इज λ/1, ठीक है। और फिर सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होगी, कैसे सॉल्व करेंगे बाद में अभी बात करेंगे। सॉल्व करने की प्रक्रिया पे आगे बढ़ेंगे। लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई मतलब केस बिल्कुल सही था, इंटरनल ही डिवीजन होगा, और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब केस अपोजिट होगा, हमारे माने में केस का अपोजिट होगा, मतलब लैम्डा की नेगेटिव आना मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन होना। क्यों? क्योंकि हमने लैम्डा यूज करके इंटरनल का फॉर्मूला लगाया था, और लैम्डा नेगेटिव अगर उस केस में आता है इट मीन्स एक्चुअली केस इज ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रखे हैं। तो एक केस से आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व वाला पार्ट क्या होगा। बाकी काम तो वही करना है जो लास्ट लेक्चर में किए थे। मान लेते हैं ये ए है, दिस इज पॉइंट ए, हम इंटरनल डिवीजन मान रहे हैं ना, हमने ये फिगर बनाया, ये कोई कर्व है ये वाला, ठीक है। ये 1 2 -1 को हम ए कह रहे हैं, तो दिस इज 1 2 -1, ठीक है। और बी किसको कह रहे हैं, 4 - 5 2 को, तो बी इज 4 - 5 और 4, ठीक है। अब रेशियो एक मान लेते हैं, क्या मान लें, λ/1 मान लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज λ/2 कितना, ये सी नीचे कर देते हैं, दिस रेशियो इज कितना, λ/2। कि सी ने ए बी को इंटरनली डिवाइड किया λ/1, ठीक है। हम सी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि नहीं, हमने इंटरनल माना है ना, तो इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, देखो सी का कोऑर्डिनेट आएगा लैम्डा 4 लैम्डा है ना +1, सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे mx2 + nx1 वाला है ना, 4 लैम्डा +1 बाई लैम्डा +1, बोलो सही है ना, 4 लैम्डा +1 बाई लैम्डा +1। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना, -5 लैम्डा +2, -5 लैम्डा +2 बाई कितना, लैम्डा +1, बोलो सही है। कॉमा जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 लैम्डा -1, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना हम सभी जानते हैं ना, 2 लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हुआ। पर अब देखो क्या कैलकुलेशन पार्ट क्या होगा, ये सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताना है ना। और यहाँ पे मतलब समझ ही गए होंगे क्वेश्चन का, इस कर्व का इस लाइन को डिवाइड करना मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होगा उस पॉइंट का इस लाइन को डिवाइड करेंगे। इसलिए हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, और यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सी का कोऑर्डिनेट लिखा है। बट सी इज व्हाट, सी इज, हमने ये मिला तो है सी, ये हमने सी किस पे निकाला, लाइन पे निकाला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बट सी इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ व्हाट, इंटरसेक्शन। इसलिए सी सिर्फ इस लाइन पे नहीं है, इस पर भी है। सी वो पॉइंट है जो सिर्फ ए बी पे नहीं है, इस कर्व पे भी तो है, और ये कर्व कौन सा है, यही वाला तो है। इसका मतलब सी लाइन के साथ साथ चूंकि इस पे भी है, इसलिए उसकी इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सी को क्या माना है, इसका, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन बनेगी उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना है। सी इज द कॉमन पॉइंट, इसलिए सी इसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, करवाना ही पड़ेगा सेटिस्फाई, क्योंकि हमने इस लाइन का, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन और इस कर्व का क्या माना है, सी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, उस मतलब कॉमन पॉइंट दोनों के बीच में, लाइन और कर्व के बीच में कॉमन पॉइंट माना है। तो एक से कॉमन पॉइंट लिख लिया तो दूसरे को क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा ना, तभी तो कॉमन पॉइंट कहलाएगा। अब इसको इस पे क्या करो, रखो, तो 2x है ना, x कोऑर्डिनेट इतना है, तो 2x कितना होगा, 8 लैम्डा +2 बाई कितना, लैम्डा +1, 2x हो गया, और -3y, तो इस पूरे का -3 होना है ना, इस पूरे का -3 टाइम्स होना है, तो प्लस कितना,
15 लैम्डा माइनस 6 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 3y हो गया, और फिर प्लस z है, प्लस z, तो 2 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 8 लैम्डा ऊपर ही ऊपर एलसीएम तो 4 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, एलसीएम विल बी लैम्डा प्लस 1, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी एलएचएस का न्यूमरेटर देखते हैं। तो 8 लैम्डा 15 लैम्डा कितना 23 लैम्डा और 2 लैम्डा यानी 25 लैम्डा, तो 25 लैम्डा और कितना 2 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 1 कितना माइनस 5 है ना, इज इक्वल टू कितना 4 लैम्डा प्लस 4 ना, इट मीन्स 25 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा यानी 21 लैम्डा इज इक्वल टू कितना 4 प्लस 5 ना 9 हो गया। इट मीन्स लैम्डा इज कितना, लैम्डा इज 9/21 यानी 3/7। बोलो सही है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3/7 आई। पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, मतलब एक्चुअल में यही फिगर बनेगा है ना, एक्चुअल में यही फिगर बनेगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो लाइन ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को कैसे डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा है ना, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है इसलिए नहीं बोल रहे इंटरनली डिवाइड करेगा, हमने इंटरनली मान के फॉर्मूला लगाया था, सी के कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन से लिखा था और फिर लैम्डा पॉजिटिव आया है, इसलिए जो केस माना था वही केस होगा। तो लैम्डा चूंकि इंटरनल के फॉर्मूले के थ्रू पॉजिटिव आया है इसलिए केस इज एक्चुअली ऑफ इंटरनल डिवीजन। और रेशियो क्या बन गया, लैम्डा की वैल्यू 3/7 आई ना, तो रेशियो कितना हो गया 3/7:1। ठीक है, तो 3/7:1 और सिंप्लीफाई इसको कर दें तो क्या बनेगा 3:7। बोलो ठीक है। सो ये जो कर्व है, क्या कर्व है बाद में बात करेंगे, पहले भी बोल चुके हैं, जो भी कर्व है इसने इन दोनों के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड किया इन द रेशियो 3:7। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बताओ वो पॉइंट है कौन सा जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी पॉइंट सी के लिए पूछ रहा है, पॉइंट सी के लिए, तो सी का कोऑर्डिनेट हमने ये लिख रखा था ना, ये कोऑर्डिनेट लिखा था हमने लैम्डा के टर्म्स में, और इस वर्किंग पे लैम्डा कितना मिला है 3/7 मिला है, तो या तो ये 3/7 एज इट इज ले जाके यहाँ रख दो, 3/7 ऐसा ही रखोगे, 3:7 नहीं लिखोगे, क्योंकि ये वर्किंग इस कोऑर्डिनेट पे वर्किंग करके लैम्डा कितना आया 3/7 आया, तो 3/7 एज इट इज यहाँ पर रख दे हम पूरा पूरा, तो हमें सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। या फिर ये रेशियो क्या बना फाइनली 3:7 बना, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, और रेशियो क्या यूज कर लो 3:7 यूज कर लो, और फिर से एक बार इंटरनल डिवीजन का फिर से फॉर्मूला यूज कर लो, तो फिर डायरेक्टली अब क्या वही सेम सी फिर से मिल जाएगा, जो यहाँ से मिलेगा लैम्डा की जगह 3/7 रखने पे सेम हमें सी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर हम 3:7 यूज करें, 3:7 ये ए और ये बी, एंड अगेन राइट द सेक्शन फॉर्मूला, फिर लैम्डा नहीं यूज करेंगे ना, फिर सीधे 3:7 यूज करेंगे, तो लैम्डा इज 1 हटा दें अगर, और फिर से एक बार ए का कोऑर्डिनेट ये रहा, बी का कोऑर्डिनेट ये रहा, और रेशियो कितना है 3:7, कौन सा केस इंटरनल, फॉर्मूला लगा दो, जो आंसर यहाँ से 3/7 रखने पे आएगा, सेम आंसर यहाँ से 3:7 का रेशियो, इंटरनल डिवीजन, और ये दोनों पॉइंट्स यूज करने पे आएंगे। दोनों ठीक है, करोगे तो पॉइंट निकालने की कोशिश कर लेना है ना, और दोनों तरीके से कर लेना, तो तुम्हारा आंसर खुद से ही चेक हो जाएगा कि तुमने सही किया है या नहीं किया। एक बार इसमें लैम्डा की जगह 3/7 रख के देखना, और एक बार इस फिगर के हिसाब से इंटरनली एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो ए ये बी ये को 3:7 इंटरनली डिवाइड करे। दोनों से सेम आंसर अगर आया मतलब तुम्हारी वर्किंग क्या है, बिल्कुल सही है, तुमने सही सही कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया। ठीक है, बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस डेटा बदला है हमने।
फाइंड द रेशियो इन विच ज्वाइन ऑफ, ये दो पॉइंट दिए हैं 1 0 -3 और 1 -5 7। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो इसके थ्रू किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये हमें बताना है। तो फिर से वही सारी बातें, एग्जैक्टली वही वर्किंग होगी। हमें नहीं पता कि ये जो भी कर्व है इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट सेम साइड होंगे या अपोजिट होंगे। अगर सेम साइड होंगे तो इन दोनों को मिलाने पर ये वाला जो पॉइंट आएगा वो हमें एक्सटर्नली डिवाइड करके देगा ए को और बी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है ए इस तरफ हो और हो सकता है बी इस तरफ हो। तो इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट जो बनेगा, उसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअल में बीच में लाई करे, प्रोड्यूस करने पे ना मिले, ऐसे ही मिल जाए, लाइन सेगमेंट पर ही मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है सी के लिए, ये सिनेरियो भी हो सकता है सी के लिए, बट हमें एडवांस में तो नहीं पता। तो हम वही काम करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, हम एक केस मानेंगे, इंटरनल चाहे एक्सटर्नल जो मन करता हो, मान लो इंटरनल डिवीजन का केस मानते हैं और रेशियो भी मान लेंगे, मान लेते हैं ये वाला केस है और रेशियो मान लेते हैं कितना, लेट्स से λ/1 का केस है, रेशियो इज λ/1 और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए 1 0 -3, ए 1 0 -3 को ए मान लिया और 1 -5 7 को बी मान लिया, 1 -5 और 7 को बी मान लिया। हम सी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में टाइम लगा, ये क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे जल्दी से, पहला अगर अच्छे से समझ गए हो तो। सी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या, सेक्शन फॉर्मूला यूज करें, हम इंटरनल मान रहे हैं, अगर लैम्डा पॉजिटिव आया तो एक्चुअल में इंटरनल है और अगर लैम्डा नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल का केस है। तो फिर सी जो पॉइंट होगा इट विल लाई आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। चलो अब हम लोग बात करें सी के कोऑर्डिनेट लिखने की। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, बताओ, λ/1 का रेशियो है ना, तो लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, ठीक है, लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 हो गया। और फिर दूसरे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो -5 लैम्डा और प्लस 0, तो खुद से लिखना, ठीक है, -5 लैम्डा प्लस 0 होगा तो वो नहीं लिखा, बाई लैम्डा प्लस 1, देख कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है ना, -5 लैम्डा प्लस 0 और 7 लैम्डा -3 ऊपर आएगा z कोऑर्डिनेट के लिए, बाई लैम्डा प्लस 1, बोलो ठीक है। तो z कोऑर्डिनेट आएगा 7 लैम्डा -3 बाई लैम्डा प्लस 1, या दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। बट एक्चुअल में C केवल लाइन सेगमेंट AB पे थोड़ी है कि बस सेक्शन फॉर्मूले से खाली लिख दी। दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग A एंड B और दिस कर्व, ये जो भी कर्व हो, बाद में हम खुद ही जान जाएंगे, इसके और लाइन के बीच में क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो डेफिनेटली इट मस्ट सेटिस्फाई द कर्व। कर्व क्या है, वो 3 डायमेंशनल फिगर क्या है, 2x + 3y + 5z है ना, ठीक है। तो 2x + 3y + 5z = 1 है, तो 2 टाइम्स x ना, एक काम करते हैं डायरेक्टली लिखते हैं, 2x तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1, 2x हो गया, प्लस 3y है ना, तो y ये है, इसका 3 टाइम्स है, -15 लैम्डा हो जाएगा ऊपर, -15 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, बोलो सही है, और प्लस 5z, तो ऊपर वाले का 5 टाइम्स, तो 5 7 से कितना, 35 लैम्डा -15 बाई लैम्डा प्लस 1, तो सही चल रहा है, 5z होगा इक्वल टू कितना, 1। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, डिनोमिनेटर का एलसीएम तो लैम्डा प्लस 1 ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। एलएचएस देखते हैं, एलएचएस तो 35 लैम्डा -15 लैम्डा कितना, 20 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा यानी 22 लैम्डा है ना, 22 लैम्डा। और कांस्टेंट क्या होगा, इधर +2 इधर -15 यानी -13 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। इट मींस 22 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना, 21 लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 13 यानी 14, सही है। तो 21 लैम्डा इज इक्वल टू 14, इट मींस लैम्डा इज 7 से कटेगा ना, एलएचएस आरएचएस दोनों, ये 3 बनेगा ये 2 बनेगा, सो लैम्डा इज कितना, 2/3, सो लैम्डा इज 2/3।
बोलो सही है। तो लैम्डा की वैल्यू कितने आ गई, 2/3। पॉजिटिव आई ना, मतलब केस एक्चुअल में क्या है, जो हमने माना था, जिसके जो मानकर सेक्शन फॉर्मूला लगाया था, इंटरनल मान के लगाए थे ना, मीन्स एक्चुअल में यही वाला फिगर है, ये वाला फिगर नहीं है। मीन्स पॉइंट सी विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब किस रेशियो में डिवाइड करेगा, लैम्डा इज टू 1, यानी 2/3:1 है ना, 2/3:1, विच मीन्स 2:3, विच मीन्स कितना, 2:3। ये रेशियो सिंप्लीफाई होगी, कितना बनेगा, लैम्डा इज टू 1 सिंप्लीफाई होके बन गया कितना, 2:3। मतलब दिस कर्व विल डिवाइड द ज्वाइन ऑफ these two internally in the ratio 2:3। बोलिए सही है, समझ गए। अब अगर हमसे बोलता है कि यार वो पॉइंट भी बताओ, तो फिर से वही बात जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला, इस पॉइंट पे वर्किंग करके लैम्डा कितना आया, 2/3 आया ना, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2/3 यहीं पर रख दें, या तो जिस पॉइंट पे वर्किंग करके लैम्डा 2/3 पाए हो, या तो उसी पर ले जाके लैम्डा कितना रख दो, 2/3 रख दो, वन वे। एंड अनदर वे 2/3:1 रेशियो बना था, जो कि सिंप्लीफाई होकर क्या बना, 2:3। अब हमें एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो पॉइंट A 10-3 B 1-57 के ज्वाइन को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता हूँ। फिर से एक नए सिरे से सेक्शन फॉर्मूला यूज करें इंटरनल डिवीजन का, और फिर से क्या पाने आंसर का। तो जो आंसर यहाँ से लैम्डा 2/3 रखने पे मिलेगा, सेम आंसर यहाँ पे 2:3 का इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला विद पॉइंट A 10-3 एंड पॉइंट B 1-57 से मिलेगा। बोथ द आंसर्स विल बी एग्जैक्टली सेम, प्रोवाइडेड हमारी वर्किंग सही हो। तो इस क्वेश्चन को भी, मतलब पॉइंट को निकालने का काम भी तुम अपने साइड से दोनों तरीके से करोगे। यहाँ 2/3 रखे और यहाँ 2:3 के इंटरनल डिवीजन का एक नए सिरे से फॉर्मूला फिर से यूज करके, और देखेंगे क्या दोनों जगह से कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ वी आर करेक्ट, हमें यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बोलो ठीक है, कर पाओगे, कोशिश करना, बिल्कुल कर सकते हैं। बढ़े आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली हेडिंग डाल दो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। बच्चों बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन की पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन कोसाइन देखो क्या होता है कि जैसे कोई एक वेक्टर है, देयर इज एनी वेक्टर जो कि एंगल अल्फा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंगल बीटा बना रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, और एंगल गामा बना रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, कोई भी वेक्टर है जिसके बारे में हमें पता है कि वो कितना कितना एंगल पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड से बना रहा है। तो अगर वो वेक्टर अल्फा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, बीटा एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बना रहे हैं, और गामा एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, देन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा are called direction cosines of that vector। समझे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमें वेक्टर्स का अगर हमें एक वेक्टर का एंगल पता है, कितना कितना एंगल वो बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव वाई के साथ और पॉजिटिव जेड के साथ, देन cos of those angles is collectively called as direction cosines। cos alpha, alpha is angle with positive x-axis, cos beta, beta is angle with positive y-axis, cos gamma, gamma is angle with positive z-axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma, these three quantities are called together as direction cosines। ठीक है, इन तीन क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस फॉर दैट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस फॉर दैट वेक्टर। ठीक है, जहां पर इस वाली क्वांटिटी को, जो कि एक्स एक्सिस
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल का कॉस है। अल्फा क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, उसका कॉस है। दिस टर्म इज डिनोटेड बाय इक्वल टू एल। ये यूजुअल नोटेशन है, कहीं पर भी हमें 3 डायमेंशनल में एल दिया होगा ना, एल स्टैंड्स फॉर कॉस अल्फा, मतलब कॉस ऑफ एंगल फॉर्म्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। वो एल इज रिलेटेड विद डायरेक्शन कोसाइन। कॉस बीटा को डिनोट करते हैं एम से, और कॉस गामा को डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को बोलते हैं। इन शॉर्ट बोले अगर हम इन अल्फाबेट्स की हेल्प से, सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इज सेम एज एल कॉमा एन, जहां पर एल रिप्रेजेंट्स कॉस अल्फा, एम रिप्रेजेंट्स कॉस बीटा, एन रिप्रेजेंट्स कॉस, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्या है? सेम। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा is the same as L. So these three are called direction cosines. ठीक है। अब रही बात, अभी हमने फिलहाल वेक्टर बोला है, ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या है? cos ऑफ एंगल जो कि वेक्टर बना रहा है किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। cos बीटा है cos ऑफ एंगल जो कि वेक्टर बना रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। cos ऑफ गामा है cos ऑफ एंगल जो कि वेक्टर बना रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर से बातचीत करी, अभी आगे और बातचीत होगी। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वेरिएशन क्या होगा? व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ अल्फा बीटा गामा? वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन लेना ही है, ठीक है। जैसे हम एक्स एक्सिस से एंगल नाप रहे हैं, कौन से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है? पॉजिटिव ही लेनी है। और वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है? 0 से पाई होता है ना। तो अल्फा बीटा गामा पे क्या लगा हुआ है? अल्फा बीटा गामा विल बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, तीनों का ही इंटरवल यही होगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा विल लाई बिटवीन क्लोज 0 से पाई, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा इज द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ एंगल दैट द वेक्टर इज फॉर्मिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। उस समय अल्फा बीटा गामा का वेरिएशन क्या होगा? क्लोज 0 से कहाँ तक? बोलो, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं बोला, एक बार इन शॉर्ट बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक बातचीत है। यहाँ से भूमिका बननी शुरू होगी 3 डायमेंशनल की, है ना, यहीं से। बाकी तो सेक्शन फॉर्मूला तो पुरानी चीज़ें थी, थोड़ा सा चेंज था, 3D में चले गए। पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किए थे, वही चीज़ काम 3D में करना था। बट यहाँ से अब असली 3D की शुरुआत होनी शुरू हो रही है। दे आर द बैकबोन जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत आराम से समझना, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय द 3D, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में। तो हमने अभी सिर्फ इतना बोला कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर अगर हमें चाहिए तो कुछ मत करो, वेक्टर का एंगल निकाल लो पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव वाई के साथ और पॉजिटिव जेड के साथ, और उन तीनों एंगल्स का क्या ले लो? कॉस ले लो। एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। और उन डायरेक्शन कोसाइंस को हम किससे और डिनोट करते हैं? cos अल्फा को L कहते हैं, cos बीटा को M कहते हैं, और cos गामा को ही N कहते हैं। मीन्स L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड N इज इक्वल टू cos गामा। बस इतनी बात है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हम लोग जैसे मान लो वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम किसी एक एक्सिस के साथ एंगल मेजर कर रहे हैं, उसको एक एक्सिस पे ही समझाते हैं, फिर हम उसको बाकी 2 एक्सिस पे यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, एनी वेक्टर दिस इज, ठीक है, ये कोई वेक्टर है सपोज, ठीक है। और ये एंगल अल्फा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ये कोई वेक्टर है जो कि कितना एंगल है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बोलोगे? अल्फा बोलोगे? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा ही तो दिख रहा है, अल्फा। अब एक काम करते हैं, ये वेक्टर की ये डायरेक्शन ना लेके ये वाली लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर लेते हैं। तो अब पॉजिटिव एक्स और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना बोलोगे? पॉजिटिव एक्स और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना बोलोगे?
180 माइनस अल्फा, तो ये टोटल 180, ये अल्फा आपको नहीं लेंगे, अब तो ये वाला एंगल लेंगे, तो ये वाला, ये कितना, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, पाई माइनस अल्फा। तो अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा, एक्स एक्सिस के साथ पहले जो वेक्टर था वो कितना एंगल बना रहा था, अल्फा, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन वाला वेक्टर कितना एंगल बनाया, पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली यही वेक्टर जब y एक्सिस से अगर बीटा बना रहा था तो उल्टी डायरेक्शन में जब जाएंगे तो वो कितना बनाएगा, पाई माइनस बीटा। जैसे ये अल्फा का पाई माइनस अल्फा हो गया, जैसे y एक्सिस के साथ अगर वो वेक्टर पहले बीटा बना रहा था तो वही वेक्टर अब क्या बनाएगा, पाई माइनस बीटा। और z एक्सिस के साथ अगर वही वेक्टर पहले गामा बना रहा था तो अब कितना बनाएगा, वो उल्टी डायरेक्शन वाला वेक्टर कितना बनाएगा, पाई माइनस गामा बनाएगा। मतलब एक ही वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम पलट रहे हैं, बस सिर्फ यही वेक्टर, पहले ये वेक्टर था, है ना, पहले ये वेक्टर था जो कि x एक्सिस के साथ अल्फा था, y एक्सिस के साथ बीटा था, z एक्सिस के साथ क्या था, गामा था, एंगल। बट इसी वेक्टर का खाली हमने डायरेक्शन पलट दिया, एक से समझे हम, x एक्सिस वाली बात से समझे, एक का खाली हमने डायरेक्शन पलटा, है ना, बस वेक्टर का हमने डायरेक्शन खाली उल्टा कर दिया। तो x एक्सिस के साथ अब एंगल कितना बनेगा, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली यही वेक्टर y के साथ कितना बनाएगा, पाई माइनस बीटा। सिमिलरली यही वेक्टर z के साथ कितना बनाएगा, पाई माइनस गामा। तो नए जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो अब क्या होंगे, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हो बात, कहीं दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछो। एक वेक्टर दिया था, उसका एंगल अल्फा बीटा गामा था, उस वेक्टर के उल्टी डायरेक्शन वाला वेक्टर लिए, अब नया एंगल, मतलब उल्टी डायरेक्शन वाले वेक्टर का जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स के साथ, अब वो पाई माइनस अल्फा होगा। तो अब उसका वाई के साथ बीटा एंगल क्या होगा, डायरेक्शन पलटते ही जब एक्स के साथ दिख ही रहे तो वाई जेड के साथ क्या हो गया, पाई माइनस बीटा हो गया, और जेड के साथ पाई माइनस गामा हो गया। तो नया डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा ये, अब बताओ, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। सही है, मतलब अगर एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है तो ठीक उसी के उल्टी डायरेक्शन वाले वेक्टर का, मतलब ठीक उल्टी डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एन हो जाएगा। तो सही है, मानते हो बात, कि अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन वाले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। मतलब तीनों में माइनस साइन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें ठीक उल्टी डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े आगे। अब देखो, ये वेक्टर की बात हुई, वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इकलौता होता है, डायरेक्शन कोसाइन का जो सेट होगा वो इकलौता सेट होगा। अगर इस डायरेक्शन का वेक्टर है तो सिर्फ L एक वैल्यू होगी, क्योंकि अल्फा फिक्स होगा ना। बोलो, अगर इस डायरेक्शन का वेक्टर है, अगर यही वेक्टर है मान लो, तो ये अल्फा तो फिक्स है ना, कि अल्फा बदलेगा, अल्फा फिक्स है। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या होगा, फिक्स होगा। पॉजिटिव वाई के साथ भी उसका एंगल फिक्स होगा, पॉजिटिव जेड के साथ भी उसका एंगल क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है ना, तो cos अल्फा फिक्स, cos बीटा फिक्स, cos गामा फिक्स। इसलिए हर पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इज पर्टिकुलर, एक सिंगल ट्रिपलेट बनेगा हर वेक्टर, बिकॉज अल्फा बीटा एंड गामा वेक्टर के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। इसलिए cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ये तीनों भी क्या होंगे, फिक्स होंगे। सही है, तो इस वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस आर L, M एंड N। इकलौता ट्रिपलेट आएगा ये ना, सिंगल वैल्यूज आएगी। L की एक वैल्यू आएगी डिपेंडिंग ऑन अल्फा, M की भी एक वैल्यू आएगी डिपेंडिंग ऑन बीटा, N की भी एक वैल्यू आएगी डिपेंडिंग ऑन गामा। इस डायरेक्शन वाले वेक्टर के लिए क्या होगा, माइनस L माइनस M और माइनस N होगा।
ठीक है, वो भी क्या होगा, जस्ट इकलौता रिजल्ट होगा। इसी तीनों में क्या कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये भी तो है तो एक वेक्टर ना, इसका उल्टा है तो क्या होगा, है तो एक वेक्टर, तो इसका ये एंगल भी तो क्या होगा, पर्टिकुलर होगा ना। भले ये इसका उल्टा है, भूल जाओगे इसका उल्टा वेक्टर है, पर है तो एक वेक्टर ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल होगा। तो अभी तो इस वेक्टर के लिए जो है, इस वेक्टर के लिए ये भी तो कोई ना कोई एक एंगल ही है, उसका कॉस क्या बनेगा, इस वेक्टर का एल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो यहाँ पर हम रिलेटिव बात कर रहे थे, इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे थे कि अगर हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्टली बता दें और इसका पूछ ले तो क्या करना है, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पर अगर हम सिर्फ इसकी बात ना करके सिर्फ इसकी बात करें तो ये एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ना, एक पर्टिकुलर एंगल होगा, तो उसका जो कॉस होगा, ये चूंकि कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव है ना, तो ये जो भी एंगल होगा इसका कॉस इस वेक्टर के लिए क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा कि नहीं। उसी तरह ये वाला वेक्टर अकेले में जो वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, उस एंगल का कॉस इस वेक्टर के लिए एम कहलाएगा। सिमिलरली इस वेक्टर का जो भी एंगल अकेले में पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ होगा वो गामा कहलाएगा, होगा ना, तो उसका जो कॉस होगा दैट विल बी एन। बात समझ रहे हो, ये तो यहाँ पर रिलेटिव बात थी कि ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स पे डायरेक्शन कोसाइन का क्या फर्क पड़ता है। हर एक पार्ट इज एक्सटर्नली मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि वेक्टर का अगर हमें एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता है और अगर उसके रेस्पेक्ट में एक ऑपोजिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा हो तो जस्ट तीनों कंपोनेंट्स, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, हमें ऑपोजिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात आती है लाइन की, स्ट्रेट लाइन की। लाइन का तो डायरेक्शन नहीं होता, तो जब स्ट्रेट लाइन की बात आएगी उस समय डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। उस केस में देखो क्या करते हैं, उस केस में डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, डायरेक्शन होगा नहीं। तो इन केस ऑफ लाइन जो होगा, इधर की जो डायरेक्शन वाला है डायरेक्शन कोसाइन वो भी लेना है, और इधर की जो डायरेक्शन, इधर वाला जो डायरेक्शन के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होता वो भी लेना है। इट मीन्स इन केस ऑफ लाइन हमें दोनों वेक्टर्स का क्या लेना है, डायरेक्शन कोसाइन लेना है। मतलब L, M, N, ठीक है ना। अगर ये वाला वेक्टर अल्फा बीटा गामा बना रहा है और उसके कॉस को हम क्या कह रहे हैं, L, M और N कह रहे हैं, तो दूसरी साइड वाले वेक्टर्स जो होते उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता, -L, -M और -N होता। तो ये दो ट्रिपलेट आएंगे इन केस ऑफ लाइन। ठीक है, तो वेक्टर के केस में डायरेक्शन कोसाइन विल बी यूनिक, एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का ट्रिपलेट एक होगा। बट लाइन के केस में दो ट्रिपलेट्स आएंगे डायरेक्शन कोसाइन के, हमें एक वेक्टर के लिए जो मिलता वो मिलेगा और उसके ऑपोजिट वेक्टर के लिए जो मिलता वो भी मिलेगा। ठीक है, तो हर पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इकलौता ट्रिपलेट होगा, पर लाइन के केस में डायरेक्शन कोसाइन का ट्रिपलेट कितना होगा, दो होगा। एक जो आएगा वो तो आएगा ही, और एक कैसे मिलेगा, सब में माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसलिए इन केस ऑफ लाइंस देयर विल बी टू ट्रिपलेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना, सो देयर विल बी टू डायरेक्शन कोसाइंस इन केस ऑफ लाइन, बट इन केस ऑफ वेक्टर देयर विल बी ओनली वन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, बढ़े आगे। चलो थोड़ी सी बात करते हैं आगे हम लोग। एल, एम और एन में क्या रिलेशन होता है इस पे बात करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल, एम एंड एन, मैथमेटिकल रिलेशन के बात करते हैं। मान लेते हैं कोई वेक्टर एक है, ये पॉइंट P है, दिस इज O, और इसकी जो लेंथ है दिस इज R। ये पॉइंट P है कोई स्पेस में, और ओरिजिन से जब उस पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो लंबाई आ रही है वो R आ रही है। पॉइंट P हो गया, इसको O से मिलाए हैं, तो जो लेंथ है दैट इज R। एक वेक्टर OP बना लेते हैं, O से P की तरफ एक वेक्टर बना लिया, OP वेक्टर। ये वेक्टर मान लेते हैं कि x एक्सिस के साथ
एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ये बताओ, तो इस वेक्टर ओपी का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, आर कॉस अल्फा होगा या नहीं होगा, आर कॉस अल्फा होगा। तो हम ओपी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, आर कॉस अल्फा कंपोनेंट आया, इसको क्या लिखेंगे, आई क्या बोलो प्लस। सिमिलरली अगर वेक्टर ओपी पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो वाई एक्सिस पे उसका कंपोनेंट क्या आएगा, आर कॉस बीटा आएगा, बोलो आएगा। ये तो हम लोग बहुत बचपन से करते हैं, ये सब काम तो हम लोग फिजिक्स में करते हैं। प्लस जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बना रहे हैं, वो वही वेक्टर ओपी, तो जेड एक्सिस पे क्या कंपोनेंट आएगा, आर कॉस गामा आएगा, के बोलो सही है। और हमें पता है कि ओपी वेक्टर की लंबाई कितनी है, आर है, सो वी आर नोइंग कि ओपी वेक्टर का मॉड बराबर आर है, ये गिवन है। Now taking modulus both side, this implies LHS का मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ ओपी वो दिया है कितना, R इज इक्वल टू RHS का मॉडुलस, RHS का मॉडुलस कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। वो सही है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये आर हो गया, आर का स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया, बराबर ये रूट खत्म हो जाएगा और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, आर स्क्वायर खत्म, कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हुआ, 1 हुआ, ये रिलेशन आ गया। और कॉस अल्फा को क्या बोलते हैं, वेक्टर है ना, कॉस अल्फा क्या होता है, एंगल है यहाँ पे, उसका कॉस को क्या बोलोगे, एल, कॉस बीटा को क्या बोलोगे सिमिलरली एम, और कॉस गामा को क्या बोलोगे, एन। इट मीन्स इट फॉलोज कितना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैथमेटिकल रिलेशन आएगा बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको दिमाग में सेट कर लो कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओ, बढ़िया, इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इस पे डायरेक्शन कोसाइन पे थोड़ा एक दो, फिर उसके बाद बात होगी किसकी, डायरेक्शन रेशियो। दो क्वेश्चन करते हैं, बड़े सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। एक लाइन है जो एंगल बना रही है अल्फा बीटा और गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली लिख लेना, मतलब अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ और गामा जेड एक्सिस के साथ। फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पॉजिटिव वर्ड लिखा नहीं है, नहीं भी लिखा रहेगा तो भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। बताइए क्या करा जाए, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, हमें कॉस स्क्वायर का रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना, 1। एंट्री मार देते हैं किसमें, कॉस स्क्वायर में, तो सभी साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 1 1 1 तो कितना हो गया, 3 हो गया, और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर, और ये सम कितना है, ये तो पता ही है, तो होता ही कितना होता है, अभी हम लोगों ने रिजल्ट देखा ना, याद कर लो तुरंत, याद हो गया क्या होगा, तो ये तो होता है 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 2, तो पहले का आंसर कितना आ गया 2 है ना, सिंपल सा। बस धीरे धीरे चीजें समझते चलो, ऐसे ही सब सिंपल सिंपल है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं, आराम से जेई में क्वेश्चन करके आओगे 3D। ठीक है, बढ़िया। देखो अगला क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है तो 30 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रही है, 45 डिग्री वाई एक्सिस से, तो बताना है जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री एक्स एक्सिस, 45 डिग्री वाई एक्सिस, तो बताना है फाइंड द एंगल विद जेड एक्सिस, बताना है कि वो लाइन जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। तो ये क्या दिया है 30 डिग्री, अल्फा है ना, वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया है 45 डिग्री, कितना हो गया बीटा हो गया, गामा बताना है, तो हमें अल्फा बीटा गामा का रिलेशन तो पता ही है ना, क्या पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1, यूज कर आ जाएगा तुरंत। तो कॉस स्क्वायर कितना अल्फा यानी 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा यानी कितना 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा पता नहीं है, बताना है ना, इज इक्वल टू कितना 1, सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं सब, cos 30 √3/2, cos 30 इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4 प्लस cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1। दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई करो देखो तो कितना आ रहा है, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ हो गया, हाफ माइनस 3/4 माइनस 1/4, बोलो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस 1/4 है, पॉसिबल है कभी, ये क्वेश्चन हर बार जब भी कराया जाए स्टूडेंट इसमें गलती करते ही करते हैं, whenever we do this question होती है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गलती होती है, पता नहीं यहाँ पे कैसा एंगल निकाल देते हैं, cos स्क्वायर गामा माइनस 1/4, इज इट पॉसिबल एक स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, रियल लाइन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई भी स्क्वायर रियल नंबर्स के केस में कभी भी नेगेटिव नहीं रिजल्ट दे सकता, मतलब ऐसा कोई गामा कुछ ला ही नहीं सकते जिसमें LHS की वैल्यू माइनस 1/4 के बराबर हो जाए, मीन्स देयर इज नो सच गामा, इसका मतलब एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सॉल्वेबल होता, एक रियल एंगल ऐसा कोई एग्जिस्ट करता, तब वो एंगल बोल देते कि हाँ ये फलाना एंगल है जिसके लिए हमें ये लाइन, एक लाइन मिलेगी या दो लाइन मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर होता, जैसे मान लो अगर ये माइनस 1/4 की जगह प्लस 1/4 होता तो कॉस गामा की दो वैल्यू पॉसिबल थी ना, फिर तो कॉस गामा की दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो उस केस में जब कॉस गामा हाफ तो गामा एक दूसरा एंगल देगा, पॉजिटिव देगा, सॉरी एक्यूट देगा, और जब कॉस गामा माइनस हाफ तो उस केस में दूसरा एंगल देगा, ठीक है। तो फिलहाल माइनस 1/4 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब नो सच लाइन एग्जिस्ट, सो सेकंड का आंसर क्या होगा, नो सच लाइन एग्जिस्ट, सॉल्वेबल होती तो सॉल्व कर दिए होते, तब तो जो गामा आता, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए नो सच लाइन विल एक्सिस्ट, बोलिए ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना ऑब्जेक्टिवली, चौथा ऑप्शन हो जाए नो सच लाइन एग्जिस्ट, अब तीन ऑप्शन में अच्छे अच्छे एंगल्स हो जहाँ पे तुम पूरी तरह गलती करने की संभावना बनी, क्योंकि साइन अगर भूल गए झटके में, साइन तुमने गड़बड़ा दी तो आंसर गलत हो जाएगा, बोलो ठीक है, बढ़िया आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसी लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन्स बताना है जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इक्वली इंक्लाइंड बोले तो सेम एंगल, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रही हो, यानी जो पहले अल्फा बीटा और गामा बना रहे थे
अब वो कितना बनाएंगे, तीनों से सेम एंगल बनाएंगे। उस सेम एंगल को तुम चाहे अल्फा कहो तीनों को, चाहे बीटा कहो, चाहे गामा कहो, चाहे थीटा कहो, जो मन कहे वो कहो, बट तीनों क्या है, सेम। तो लेट्स से कि वो तीनों एंगल क्या है, अल्फा है। कोशिश करो, बहुत जल्दी से कर पाओगे, है ना। तो और रिलेशन हमें पता ही है, और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर का सम 1 होता है। तो अगर हम तीनों एंगल अल्फा 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 लेते हैं तो वो रिलेशन क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह भी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह भी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। बराबर कितना होगा, 1 होगा, है ना। इट मीन्स 1 1 1 3 मारना, 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना, 1/3। इट मीन्स कॉस अल्फा, बताओ क्या क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 है, यानी कॉस अल्फा या तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, एक बार में जो है क्या क्या मिलेगा, या तो 1/√3 और -1/3। बोलो ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग क्या क्या बोलेंगे, मतलब तीनों जगह क्या था, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा था, तो या तो 1/√3 रखेंगे, तो 1/√3 1/√3 1/√3। बोलो ठीक है, 1/√3 1/√3 1/√3। और दूसरा क्या होगा, 1/√3 1/√3 1/√3, और ऐसे कॉमा लगा के देखते हैं ना, सेपरेट करके। और या फिर कॉस अल्फा की वैल्यू -1/√3 लेंगे, तो कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा यानी -1/√3 -1/√3 -1/√3। बोलो ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन कोसाइन की उस लाइन के लिए जो इक्वल इंक्लाइन हो, या तो ये होगा डायरेक्शन कोसाइन, ये होगा। बोलो ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत होगी बिल्कुल पूछना, है ना। तो ये डायरेक्शन कोसाइन का अभी हमने बस समझाया है डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कि व्हाट इज एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है। वेक्टर का पहले हमने बताया कि वेक्टर अगर अल्फा बीटा और गामा बना रहा है पॉजिटिव एक्स वाई और जेड के साथ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस, दे आर डिनोटेड बाय एल एम एंड एन। हेंस एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। एक पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिक डायरेक्शन कोसाइन होगा, यूनिक और सिंगल वैल्यू, मतलब सिंगल ट्रिपलेट आएगा डायरेक्शन कोसाइंस का, क्योंकि उसका हर वेक्टर के लिए अल्फा यूनिक होगा, बीटा यूनिक होगा और गामा यूनिक होगा, इसलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का ट्रिपलेट भी यूनिक है। ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर एक वेक्टर का हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है एल एम और एन, तो उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन वाले का डायरेक्शन कोसाइन -l -m और -n होगा, क्योंकि फर्क ये पड़ता है कि अगर एक तरफ के वेक्टर अल्फा एंगल दे रहे हैं तो ठीक ऑपोजिट साइड वाला जो वेक्टर होगा वो पाई माइनस अल्फा देगा, पाई माइनस बीटा देगा और पाई माइनस गामा देगा। इसलिए कॉस ऑफ देम विल बिकम माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, इसलिए -l -m -n। ठीक है ना, मतलब सारी बातें कर चुके हैं, बस हम लोग वर्बली समराइज कर रहे हैं। ठीक है। फिर बात आई लाइन की, फिर हमने बोला लाइन का क्या होगा, लाइन का डायरेक्शन नहीं होता है, तो लाइन के केस में हम दोनों डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, एल एम और एन भी बोलते हैं, और -l -m -n भी बोलते हैं। वेक्टर का यूनिक डायरेक्शन कोसाइन होगा, लाइन का दो आंसर होगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। फिर हमने डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन बात की कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल एम एंड एन। हम लोगों ने पाया l² + m² + n² बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पर क्या किया, क्वेश्चंस किए। ठीक है। आज वाले पार्ट में कहीं पर कोई दिक्कत होगी बिल्कुल पूछना, है ना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्शन रेशियो, और फिर डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, देन हम लोग अभी डायरेक्शन रेशियो पे बातचीत करने के बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे किधर, स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। ठीक है। फिर उसके बाद चलता रहेगा, अभी तो टाइम लगेगा, बट अच्छा चैप्टर है। अगर ईमानदारी से काम करें, जैसे हम हमेशा ही बोल रहे हैं, इफ वी आर ऑनेस्ट एंड डेफिनेटली वी विल डू द क्वेश्चन इन जेल, बहुत आराम से कर पाएंगे जेल के क्वेश्चन। ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।